एक कहावत हम सभी ने सुनी है कि अपने सर पर बिन बुलाई आफत को मत मोलो। आफत से जितना बच सके उतना जरूर बचे और जानबूझ करके आफत अपने सर पर मत मोलो। हम लोग अक्सर इस बात को मानते हैं और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आफत भरी जिंदगी से दूर रहें, लेकिन फिर भी जो आफत है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक, बुढ़ापे से मरने तक आफत हमारे सर पर ही बैठी रहती है और हम भी कहीं ना कहीं इस आफत की भरी जिंदगी से जीना सीख ही लेते हैं। कई बार ये आफत जो है ये इतना भयानक रूप ले लेती है जिसके चलते कई लोग यहाँ पर पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं या उनकी मौत भी हो जाती है। फिर भी हम उस गम से उभर के बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन क्या हो जब एक ऐसी आफत आपके सर पे पड़ जाए जिसका कोई यहाँ पे रूप ना हो, जिसका आप यहाँ पे कुछ बिगाड़ ना सकें, और अगर आप उस आफत को हटाना चाहें तो शायद आपकी भी मौत हो जाए। उस केस के अंदर आपके दोनों हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बैठ करके तमाशा देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा। और वो मौत का ऐसा तमाशा होता है जिससे आप मुंह भी नहीं फेर सकते और उस सदमे को आप अपने दिल से भी नहीं निकाल सकते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही भयानक हादसे से रिलेटेड है। एक ऐसी भयानक आफत एक नौजवान लड़के के ऊपर पड़ गई जिसके चलते उसका पूरा का पूरा परिवार बर्बाद हो गया। तो क्या है कहानी, मैं आपको बता देता हूं। कहानी बेसिकली मेरे साथ यहां पे शेयर करी है स्मृति ने, जिनके भाई के साथ में और उनके पूरे परिवार के साथ में एक घटना घटी जहां पर बहुत कुछ उन लोगों ने यहां पर झेला जो आम तौर पर लोग नॉर्मल जिंदगी में नहीं झेलते। तो क्या है पूरा इंसिडेंट, मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कहानी बेसिकली तरुण से स्टार्ट होती है। तरुण एक 23 साल का लड़का जो यहाँ पर अभी अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके चुका था और अपने फादर के बिजनेस में हाथ बटा रहा था। कोई यहाँ पर डील थी जिसके चलते उन्हें आगरा जाना था, तो वो आगरा गए थे और उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को कहा कि मैं 2-3 दिन आगरा में रुकूंगा भी, ताजमहल वगैरह जो है और इसी के साथ में जितनी भी जगहें हैं वहाँ पर, रेड फोर्ट वगैरह, वो सारी देखूंगा। तो डील जो थी वो काफी बड़ी थी, यहाँ पर करोड़ों की डील थी। ये लोग काफी वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। डील क्रैक हो चुकी थी और तरुण ने यहाँ पर अपने फादर के सामने एक बहुत ही बढ़िया इमेज क्रिएट करी कि वो इतनी छोटी सी उम्र के अंदर भी खूब काबिल है। सभी लोगों को तरुण पे नाज था, तरुण के आस पड़ोस के लोगों को भी तरुण पे नाज था। घर में, परिवार में या फिर रिलेटिव्स जितने भी होते हैं, कोई भी उनसे जलता नहीं था, कोई भी उनसे किलसता नहीं था कि किसी की तरक्की देख करके कोई जलता हो। तरुण बेहद हैंडसम थे और इसी के साथ साथ किसी चीज का उन्हें कोई घमंड नहीं था, ना पैसे का, ना अपनी पर्सनैलिटी का, किसी भी चीज का उन्हें घमंड नहीं था, जिसे आप कह सकते हैं ना एक परफेक्ट मैन। कुछ इस किस्म के थे तरुण। लेकिन एक ऐसी आफत उनका यहां पर इंतजार कर रही थी जिसके बारे में उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। अगर वो दिन शायद उनकी जिंदगी में ना आता तो आज तरुण की जिंदगी पूरी तरह से बदली हुई होती। सिर्फ तरुण की ही नहीं, तरुण के परिवार की भी। कुछ 2 दिन तरुण यहाँ पर आगरा में घूमते हैं और एक रात वो अपनी मर्सिडीज कार से वापस आगरा से दिल्ली की ओर आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर रात का वक्त चूज किया और उन्हें यहाँ पर तेज गाड़ी चलाने का शौक था। जवान उम्र में होता भी है कि लोग अक्सर तेज गाड़ी चलाना पसंद करते हैं, तो वो तेज गाड़ी चलाना पसंद करते थे और वो अपनी गाड़ी में तेज म्यूजिक के साथ में गाड़ी को चलाते हुए आ रहे थे। और अचानक से पता नहीं कहां से उनको एक प्स की आवाज सुनाई देती है, जैसे कि जो उनका पहिया है वो पंचर हो चुका है। तो गाड़ी को साइड में रोकते हैं तो देखते हैं कि हाँ भाई, पहिया तो यहाँ पर पंचर हो चुका है। तो गाड़ी की हालत सही नहीं थी और दिल्ली यहाँ से अभी काफी दूर थी, दिल्ली तक गाड़ी नहीं जा सकती थी। तरुण यहाँ पर सोचते हैं कि क्यों ना मैं किसी मैकेनिक वगैरह पर गाड़ी दिखा दूं, लेकिन मैकेनिक वगैरह आसपास था नहीं। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी और आस पड़ोस के लोगों से पता किया, हाईवे पे ही जो झुग्गियां वगैरह थी वहां पे पता किया। तो उन्होंने कहा कुछ 2 किलोमीटर दूर यहाँ से हाईवे है, पीछे आपको जाना पड़ेगा, 2 किलोमीटर पीछे जाकर के आपको यहाँ पर एक पंचर की दुकान मिल जाएगी। तरुण वहां पर अपनी गाड़ी लेकर चले गए और जाने के बाद में उन्होंने उसको सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे हो चुका है, तुम बताओ कितनी देर में ये इस पंचर को सही कर दोगे। उसने कहा यहाँ पर मुझे कुछ 1 घंटे का वक्त लगेगा, क्योंकि और भी व्हीकल्स वहां पे खड़े थे। तरुण अपने साथ में यहाँ पर आगरा से कुछ सामान भी लेकर के आए थे और खास तौर से आगरे का पेठा। वो आपने सभी ने सुना होगा कि आगरे का पेठा बहुत मशहूर है, तो जो भी इंसान आगरा जाता है आगरे से पेठा तो उठा करके लाता ही है। तो तरुण भी आगरे से पेठा उठा करके लाए थे और वो सोचते हैं कि भाई ऐसे तो खड़े खड़े मैं बोर हो जाऊंगा, तो
1 घंटा काटना ही है तो क्या करा जाए। उन्होंने कानों में यहाँ पे लीड लगाई और गाने सुनने लगे। वो गाने सुनते सुनते उन्होंने 2-4 पेठे अपने साथ उठा लिए और डिब्बे को वापस से गाड़ी के अंदर डाल दिया और उस मैकेनिक को कह दिया कि मैं अभी कुछ आधे घंटे में या पौने घंटे में वहां से आ जाऊंगा। मैकेनिक ने कहा ठीक है साहब, इतना वक्त तो लगेगा ही। तो तरुण यहाँ पर आगे आगे चलने लगे और उस रोड पर चलते चलते न जाने वो गानों में इतने खो चुके थे या क्या बात थी, उन्हें अंदाजा ही नहीं लगा कि वो यहाँ पर 2-3 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। बहुत लंबा सफर उन्होंने तय कर लिया था। कुछ 20 मिनट यहाँ पे कट भी गए थे क्योंकि 2-3 किलोमीटर का सफर तो 20 मिनट तो लगते ही हैं। वो यहाँ पर चल रहे थे, अचानक से एक पेड़ पे उनकी नजर पड़ती है और उस पेड़ को देख करके उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो पेड़ उन्हें अपनी ओर बुला रहा है। ऐसा उन्हें लग रहा था कि मैंने अनगिनत पेड़ अपनी जिंदगी में देखे हैं, मगर इस पेड़ के अंदर कोई खास बात है। ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि बहुत अच्छी वहां से खुशबू आ रही हो या बहुत ही अच्छा वो पेड़ हो। नॉर्मल सा पेड़ था। वो दूर से तो उसकी खुशबू भी नहीं आ रही थी, लेकिन उस पेड़ को देखते हुए कहीं ना कहीं तरुण को लग रहा था कि ये पेड़ मुझे अपने पास बुला रहा है। उन्हें लगता है कि शायद से इधर जो झुग्गियां वगैरह हैं, अभी जो पीछे मैंने झुग्गियां देखी थी, उसी की वजह से यहाँ पे बच्चे खेल रहे होंगे, उनकी आवाज आ रही होगी, वो उसे इग्नोर करते हुए जा रहे थे। अचानक से जब वो उस पेड़ के पास से गुजरते हैं, उन्हें बहुत तेज ऐसी फीलिंग आती है कि कोई उन्हें पेड़ के ऊपर से देख रहा है। तरुण इधर नजर घुमाकर पेड़ की ओर देखते हैं। पेड़ पर कोई नहीं था, कोई उन्हें नहीं देख रहा था। वो इधर सोचते हैं कि क्यों ना एक बार पेड़ की तरफ जाकर के देखा ही जाए। वो उस पेड़ की तरफ अपने पैरों को मोड़ करके चल पड़ते हैं। अगर वो उस पेड़ की ओर नहीं जाते तो उनकी जिंदगी जो यहां पर तार तार हो चुकी थी उसको वो खुद बचा सकते थे। लेकिन इंसान आखिर कितनी गलतियों से बचेगा। वो चुपचाप उस पेड़ की ओर चले गए। वो हाईवे भी ऐसा था कि गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, लगातार गुजर रही थी, आसपास झुग्गियां भी थी, लेकिन उस इलाके में कुछ भी नहीं था। गाड़ियां आ जरूर रही थी, आ जा रही थी और तरुण उस पेड़ की ओर जा रहे थे। जाते जाते उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो पेड़ है वो कहीं ना कहीं उनसे दूर हो रहा है, हल्का हल्का उनसे दूर हो रहा है। तरुण सोचते हैं कि शायद उनको यहाँ पर नींद आ रही है, इसी के चलते ऐसा होगा। वो नींद का ख्याल उनके मन में आया और अचानक से उन्हें सामने एक टूटी हुई चारपाई दिखाई दी। तरुण ने एकदम से सोचा, अभी तक तो यहाँ पे चारपाई नहीं थी, ये चारपाई अचानक से आई कहां से। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था इस चारपाई के बारे में, क्योंकि तरुण को अच्छे से याद था यहां पर कोई चारपाई थी ही नहीं। वो यहां पर उस चारपाई को ध्यान से देख रहे थे और उन्होंने सोचा कि अभी भी गाड़ी को सही होने में कुछ 20-25 मिनट का वक्त लगेगा। वो वहां पर उस चारपाई पे लेट गए और यहां पर गाने सुनने लगे। आंख बंद करके वो गाने सुन रहे थे। अचानक से जो उनके हाथ में पेठा था वो उन्होंने उठाया और उसे यहां पर खा लिया। पेठे को वो खाने लग गए। जैसे ही वो पेठे को खा रहे थे तो उन्हें ये चीज फील हुई कि उनके हाथ में जो बाकी के बचे हुए पेठे हैं उसमें से एक टुकड़ा किसी और ने ले लिया। वो जो टुकड़ा था किसी और ने ले लिया। तरुण को लगता है वहम है, लेकिन जब वो मुट्ठी खोल के देखते हैं तो सच में जो अभी तक उनके हाथ में 3 पेठे थे वो अब सिर्फ 2 ही बचे थे। तरुण को अच्छे से याद था कि उनके हाथ में 3 पेठे थे, 2 नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इस चीज को अपना वहम समझ करके भुलाना ही सही समझा। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, शायद मेरा वहम होगा। ये सारी बातें तरुण ने बाद में अपनी बहन स्मृति को बताई थी। जब आफत इतनी ज्यादा सर पे बढ़ चुकी थी कि उसका कोई हल नहीं निकल रहा था, तब तरुण ने सच्चाई बताई थी कि उनके साथ क्या क्या हुआ था। वापस आता हूं तरुण की कहानी पर। तरुण यहां पर पेठा खा रहे थे, आंखें बंद करके गाने को सुन रहे थे। अचानक से उन्हें लगता है कि ऊपर से कोई चीज उनके ऊपर टपकी है। 1 या 2 बूंद उनके माथे पर टपकी है। तरुण को लगता है शायद से इधर बारिश शुरू होने वाली है। वो इधर देखते हैं तो बारिश का तो नामो निशान था ही नहीं। तो ये बूंदे कैसी हैं? वो उसको ऐसे माथे से पोंछ देते हैं और ऐसे अपने कपड़ों पर पोंछ देते हैं कि इग्नोर करता हूं, इसको छोड़ो, जो भी चीज होगी जाने दो। उसके बाद में जब पेठा खाने के लिए वो दोबारा से अपना मुंह खोलते हैं, 1 बूंद दोबारा से उनके मुंह के अंदर चली जाती है और वो डायरेक्ट उनके हलक के अंदर चली जाती है, जैसे उसको उन्होंने कटक लिया हो। वो थूकना चाह रहे थे लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। वो जो भी चीज थी उनके मुंह के अंदर चली गई। खैर वो था क्या, इसका जवाब तो आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन पता नहीं वो चीज क्या थी जो तरुण के मुंह के अंदर यहां चली गई। तरुण पेठा खा रहे थे और अभी भी उस चीज को इग्नोर कर रहे थे। अचानक से उनको लगता है कि कोई 2 आंखें
उन्हें पेड़ के ऊपर से देख रही हैं, लगातार देखना छोड़िए घूर रही हैं। तरुण इसको भी अपना वहम मान बैठे थे क्योंकि उनकी आंखें बंद थी, तो उन्हें लगता है कि शायद ये मेरा वहम है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोल के देखते हैं तो उन्हें पेड़ के बीच में, उस घने पेड़ के बीच में दो आंखें साफ साफ चमकती हुई नजर आ रही थी। इसी के साथ में किसी के दांत यहां पे नजर आ रहे थे। तरुण एकदम से आंखें मलते हैं और दोबारा से देखते हैं, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तरुण सोचते हैं कि शायद वक्त काफी बीत चुका है, मुझे वापस से उधर जाना चाहिए। वो वापस से जाने की कोशिश कर ही रहे थे, अचानक से बहुत तेज खुशबू उस पेड़ पर उन्हें महसूस होती है। और वो खुशबू जो थी वो किसी पेड़ की नहीं, किसी इत्र की थी। जैसे आसपास किसी ने यहां पर इत्र लगा लिया हो, और वो खुशबू जो थी उनके आसपास ही लगातार घूम रही थी। उनके चारपाई के आसपास वो खुशबू घूम रही थी। पता नहीं कुछ 7 बार वो खुशबू आसपास लगातार घूम रही थी। 7 बार वो घूमी और उसके बाद वो गायब। तरुण को समझ नहीं आता कि ये क्या है। वो उठते हैं और उठ करके दोबारा से वहां से चले जाते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं उनके साथ हुआ कि उनको पेड़ से किसी की आवाज आ रही हो या उनका कोई यहाँ पर पीछा कर रहा हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो चुपचाप से अपनी गाड़ी की ओर जाते हैं और मैकेनिक को पैसे देते हैं और कहते हैं कि मैं चलता हूं। यहां पर तरुण जब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और उसके अंदर बैठने की कोशिश करते हैं, उन्हें एकदम से अपने पास चूड़ियां खनकने की आवाज सुनाई देती है। और ऐसा कुछ उनको फील होता है कि उनसे पहले उस गाड़ी के अंदर कोई और बैठ चुका है, ऐसा उन्हें लगता है। वहां पर मैकेनिक भी था, तरुण भी थे। दोनों में से किसी को भी कुछ नजर नहीं आया था क्योंकि अंदर कोई था ही नहीं, लेकिन वो आवाज उन दोनों ने सुनी थी। ये तरुण का वहम नहीं था। तरुण ने पूछा भी था उस मैकेनिक से, क्या तुम्हें भी यहां पर कुछ सुनाई दिया है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यहां पर कुछ सुनाई दिया है। लेकिन दोनों ही इसको सच मानने को तैयार नहीं थे, सिर्फ वहम समझ करके भुलाना चाहते थे। उन्होंने इसको भुला दिया। तरुण अपने घर की ओर वापस दिल्ली आ गए। दिल्ली जब वो आए, रास्ते में उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उनकी तबीयत खराब हो गई हो या कोई चुड़ैल उनको दिख गई हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब कुछ कंप्लीटली नॉर्मल था। घर पे वो आ गए, घर में अपनी कार पार्क करी, सबका आशीर्वाद लिया, माँ बाप के पैर छुए और वापस अपने कमरे में चले गए। इधर कुछ रात के 2-3 बज रहे होंगे कि अचानक से तरुण की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहां पर उल्टियां करे जा रहे थे। बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे और उल्टियां कर रहे थे। घर वाले उनकी चीखें सुन के उठते हैं और देखते हैं कि जो तरुण है वो यहां पर उल्टियां कर रहे हैं। और उल्टियां भी नॉर्मल नहीं, खून की उल्टी वो यहां पर कर रहे थे। और इसी के साथ में जब वो उल्टी कर रहे थे तो कुछ काला काला भी उनके मुंह से यहां पर निकला था, जो बेहद काला था। घर वालों ने इस पर कोई गौर नहीं किया और उन्होंने वापस से इधर वॉश बेसिन को ऑन किया और उस चीज को फ्लश होने दिया। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अगले दिन तरुण यहाँ पर अपने ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस में थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था, उनकी तबीयत खराब नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जब ऑफिस में ब्रेक हुआ तो वो बाहर यहाँ पर घूम रहे थे। उन्हें बाहर एक औरत दिखाई देती है जो बेहद सुंदर थी और वो उनको देख रही थी। तरुण को लगता है कि शायद ये औरत उनसे कुछ चाहती है, तो वो उसको बुलाते हैं और कहते हैं, आपका नाम क्या है? आप मुझे बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। वो कहते हैं, शीतल, ये तो काफ़ी प्यारा नाम है आपका। तो वो कहती हैं कि मैं बेसिकली यहाँ पर नौकरी की तलाश में आई हूँ। मैं आगरा से आई हूँ और मुझे यहाँ पर नौकरी चाहिए। कोई भी छोटी मोटी नौकरी हो तो मुझे बता दीजिए। मेरे को हर जगह से रिजेक्शन मिल चुका है और बस यही एक दरवाज़ा बाकी है जहाँ पर मैं आ सकती हूँ। वो इतनी सुंदर थी कि तरुण जो थे उनकी डिग्रियों पर फोकस करना चाहते ही नहीं थे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनकी आवाज़ इतनी प्यारी थी शीतल की कि वो उनकी आवाज़ में ही खो गए। वो कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने कंपनी में काम दिलवा दूंगा और तुम यहाँ पर आओ, मेरी कंपनी में अप्लाई कर दो। पहले से ही शीतल ने अप्लाई कर रखा था। वो वहाँ पर उनका इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। शीतल यहाँ पर पास हो जाती हैं और उनको वो जॉब ऑफर कर देते हैं। शीतल जो अब तक उनके लिए एक अनजान लड़की थी, जिसको वो कल तक जानते भी नहीं थे, वो उनके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। कुछ 2-3 हफ्ते बीते थे कि शीतल के साथ रोज उठना बैठना ये सब उनके लिए कॉमन सी बात हो गई थी। एक दिन उन्होंने शीतल को यहाँ पे प्रपोज भी कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। शीतल ने कहा, क्यों नहीं, मैंने तो जब आपको पहली बार देखा था तभी मैं आपके प्यार में पागल हो गई थी। तो इधर तरुण पूछते हैं कि तुमने मुझे पहली बार कब देखा था? इधर ऑफिस की बिल्डिंग में? कहती, नहीं, उस हाईवे पे। तरुण कहते हैं, किस हाईवे की बात कर रही हो? वो कहती हैं, आप जब आगरा से दिल्ली आ रहे थे अपने घर, उसी हाईवे की बात कर रही हूँ। और आज से कुछ आपको याद होगा 3 हफ्ते पहले आप आगरा गए थे और उसके बाद जब आप दिल्ली आए थे उस हाईवे पर मैंने आपको देखा था।
तरुण कहते हैं कमाल की बात है, मैंने तो तुम्हें नहीं देखा, और तुम कहाँ थी? शीतल ने कहा कि जब आपकी गाड़ी का यहाँ पर पंचर हुआ था उस वक्त पर मैंने आपको देखा था, लेकिन मैं आपको जानती नहीं थी। लेकिन जब मैंने आपको देखा तो मैं आपको देखती ही रह गई। उसके बाद मैंने आपके काम में यहाँ पर दखल अंदाजी करना सही नहीं समझा और मैं चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गई। तरुण ने जब इसके बारे में सुना तो उन्हें काफी अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने शीतल को नहीं देखा था। कब शीतल ने उन्हें नोटिस कर लिया, कब शीतल की गाड़ी वहां पर रुकी, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन शीतल झूठ भी कैसे बोल सकती थी? शीतल उनकी बहुत खास हो चुकी थी और उनके घर पे आना जाना शीतल की आम सी बात थी। घर परिवार वालों से भी शीतल यहां पर मिल चुकी थी। लेकिन सबसे कमाल की बात इधर ये थी कि शीतल जो थी वो रात 8 बजे से पहले पहले तरुण के पास से गायब हो जाया करती थी। वो कभी भी तरुण को दिखाई नहीं देती थी। 8 बजे जैसे ही यहां पर आप समझ लीजिए कि दिन ढला, शीतल गायब। और ये जो बात है जून की है, तो उस वक्त पर आप समझ भी सकते हैं कि जो दिन होते हैं वो काफी लंबे होते हैं। तो समझ लीजिए कि 8 बजे के आसपास या दिन ढलने के बाद में ही कभी भी शीतल दिखाई नहीं देती थी। अक्सर 7 जैसे ही बज जाते थे तो शीतल ये कहती थी कि उन्हें घर जाना है। किसी ने भी शीतल का घर नहीं देखा था। तरुण कई बार कह चुके थे कि शीतल मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, अब तो हम लोग यहाँ पर जल्द से ही शादी कर लेंगे और मैं अपने घर परिवार वालों को भी बता दूंगा। लेकिन शीतल कहती थी नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। कई बार इधर तरुण ने बोला, लेकिन शीतल पहले तो प्यार से और उसके बाद में डांट करके उनको कह दिया करती थी नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। तरुण को भी लगता था कोई बात नहीं। ऐसे ही कुछ दिन यहाँ पर बीतते चले गए और उसके बाद में एक दिन तरुण अपने घर वालों से शादी की बात करते हैं कि मेरे को ये लड़की पसंद है, आप सभी ने इसको देखा है, मैंने आपको ये बात बताई थी कि मेरी दोस्त है, लेकिन ये मेरी दोस्त नहीं है, मैं इसको अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, तो आप लोग बताइए आपको कोई एतराज़ तो नहीं। घर वाले कभी भी तरुण की किसी भी बात को ना नहीं करते थे। तरुण बहुत अच्छे थे और उनसे ज़्यादा अच्छे उनके घर वाले थे। तरुण के पापा इधर कहते हैं बेटा कोई बात नहीं, तुम जिससे शादी करना चाहते हो कर लो, और हमारे लिए तो एक और बेटी आ जाएगी घर में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग यहाँ पर खुश थे और शीतल जो थी वो भी काफी खुश थी। लेकिन इधर जो तरुण की बहन थी वो हमेशा एक चीज नोटिस करती थी कि जो शीतल की साड़ी होती थी वो हमेशा उनके पैरों को ढक लिया करती थी। मतलब आपने देखा होगा कि लेडीज जब भी साड़ियां पहनती हैं तो अक्सर उनके जो पैर होते हैं वो थोड़े बहुत तो दिखाई देते ही हैं। शीतल के पैर कभी नहीं दिखते थे। इतनी लंबी साड़ी समझ लीजिए या फिर किस तरीके से वो साड़ी बांध देती थी ये किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन उनकी साड़ी जो थी वो बिल्कुल उनके पैरों को कवर कर लिया करती थी। कोई भी उनके पैरों को नहीं देख सकता था। ये चीज तरुण के लिए तो ऑड नहीं थी और ना ही स्मृति के लिए ये चीज ऑड थी। लेकिन जब ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहा तो एक बार स्मृति ने यहां पर शीतल से पूछ ही लिया कि शीतल तुम्हारे पैर जो हैं ये हमें कभी दिखाई क्यों नहीं देते? तो शीतल कहती हैं दरअसल मेरे पैर जल चुके हैं और इसी के चलते मुझे शर्म आती है, मैं अपने पैर नहीं दिखा सकती। स्मृति को लगता है चलो पैर जल गए तुम्हारे तो कोई बात नहीं, एक बार तुम ऐसे ही दिखा दो कि पैर तुम्हारे कैसे जल गए तो शायद से इसका कोई इलाज हो सके। वो कहती हैं इलाज पहले हो सकता था, अब नहीं। वो बस इतनी बात बोलती हैं। स्मृति को काफी अजीब लगती है बात और उन्हें इसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। ये सारे मतलब उन्हें बाद में समझ आते हैं। उन्हें लगता है कमाल की बात है, आखिर पैर जलने से इतनी क्या शर्म कि इंसान अपनी बहन तक को भी यहां पर अपने पैर ना दिखाए। जो शीतल थी वो स्मृति को अपनी बहन कहती थी, इतना प्यार वो करती थी इधर स्मृति से और स्मृति भी उनको बहन मानती थी। तो उनका जो रिश्ता था वो बिल्कुल बहनों वाला हो चुका था। तो वो कहती भी है कि मैं तुम्हारी बहन हूं, तुम मुझसे भी ये सब छुपा रही हो। वो कहती है आपसे तो क्या, मैंने तरुण को भी कभी अपने पैर नहीं दिखाए, मैं दिखाना नहीं चाहती, मुझे शर्म आती है। तरुण तो मंत्रमुग्ध थे, उन्हें तो कुछ समझ में आता ही नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उनको यहां पर शीतल दिखाई देती थी। वो कहते हैं दीदी अगर शीतल पैर नहीं दिखाना चाहती तो कोई बात नहीं। एक दिन जो यहां पर स्मृति होती है वो एक बहुत ही वियर्ड चीज इधर शीतल के बारे में और ऑब्जर्व करती है कि जो शीतल है उसके बाल हमेशा बंधे रहते थे, कभी भी उसके बाल खुले हुए नहीं होते थे। और अगर कोई उसके बालों को छूने की कोशिश भी करता तो शीतल फटाफट से सर झटक लिया करती थी कि कोई उसके बालों को छुए ना, जैसे उसके बाल ना हो, संगमरमर की मूर्ति हो कि छुओगे तो गंदी हो जाएगी। वो किसी को भी अपने बाल नहीं छूने देती थी, किसी को भी अपने पैर नहीं देखने देती थी। ये चीज स्मृति को काफी खटकती थी। उन्होंने एक बार अपनी किसी दोस्त से इसके बारे में बात करना सही समझा। वो घर वालों को इसके बारे में बताना नहीं चाहती थी। और इधर शीतल और इसी के साथ साथ तरुण की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। एंगेजमेंट हुए कुछ एक ही दिन हुआ था।
लेकिन स्मृति, जो अब तक शीतल से काफ़ी खुश थी, वो इन दोनों चीज़ों को लेकर के काफ़ी दुखी भी थी कि शीतल आखिर इस तरीके का बिहेवियर क्यों करती है और क्यों अपने पैर और अपने जूड़े को हमेशा बांध कर रखती है। वो अपनी दोस्त से इसके बारे में पूछती है तो उनकी दोस्त ये बात बताती है कि मुझे नहीं पता कि सच क्या है झूठ क्या है और ये चीज़ बोलनी सही रहेगी भी या नहीं, लेकिन इस तरीके की हरकतें सिर्फ और सिर्फ चुड़ैलें करती है। अगर चुड़ैलों के आप पैर देखना चाहेंगे तो वो आपको अपने पैर नहीं दिखाएंगी, क्योंकि उनके पैर मुड़े हुए होते हैं और वो कभी भी अपने बालों को भी यहाँ पर हाथ नहीं लगाने देंगी, क्योंकि उनके बालों में ही उनकी सारी की सारी जान बसती है। ये चीज़ स्मृति को काफ़ी ऑड लगी और वो इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन जो चीज़ उन्होंने यहाँ पर देखी थी उससे वो कैसे मुंह फेर सकती थी। उस रात स्मृति अपने कमरे में सो रही थी और सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। शीतल उनसे मिलने भी आई थी, सब घर वालों से मिली थी। उस रात स्मृति को अपने सपने में एक औरत दिखाई देती है जिसके बाल यहाँ पर पूरे खुले हुए थे और उसके पैर भी उल्टे मुड़े हुए थे। उसका चेहरा साफ नहीं था और उनको वो चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत उनसे कह रही थी, सिर्फ आखिरी मौका दे रही हूँ, मेरे मामले में दखल अंदाजी मत कर। तू जानती नहीं है मैं तेरा कितना बुरा हश्र कर सकती हूँ। चुपचाप अपने काम से काम रख, नहीं तो तेरा अंजाम सिर्फ मौत होगा, याद रख। उन्हें जब ये सपना आता है, उनका जो शक था वो कहीं ना कहीं हकीकत में बदल रहा था कि शीतल यहाँ पर एक चुड़ैल हो सकती है जो उनके भाई से और उनके परिवार से यहाँ पर चिपक चुकी है और वो उन्हें छोड़ करके नहीं जाएगी। बाकी इधर जो है इस पार्ट का एंड हो जाता है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं कल अपलोड कर दूंगा और आपको कल यानी कि 28 मार्च को उसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो कल तक का आप इंतज़ार ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में उसको डालना नहीं चाहता, नहीं तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा कहीं लंबी ना हो जाए। तो इसीलिए मैं 2 पार्ट के अंदर इसको बनाना चाहता हूँ। तो दूसरा पार्ट जो है वो कल आ जाएगा, तो कल तक का आप इंतज़ार कीजिए। और अगर इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पर, यहाँ ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप उसे मेरी इंस्टा आईडी पर भी शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पे जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ आप साझा कर सकते हैं। जैसी आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में अपनी स्टोरी को भेजिए। अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो वॉइस मैसेज के द्वारा भी अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम में फीचर होता है, उसके द्वारा अपनी स्टोरी मुझे भेज सकते हैं। तो आपकी स्टोरी का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। बस आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में यानी कि कल। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, शुक्रिया।